हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय नामक वीडियो के अंदर। ठीक है ना। और इस चैप्टर में जो है हमने 2 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं और ये जो है आखिरी वीडियो होने वाला है और इसमें हम सारा का सारा जो है निपटारा करने वाले हैं। हमने छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाई ताकि जो है आपको इसे पढ़ने में, इसे समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज पढ़ते हैं जर्मनी और इटली का एकीकरण। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। जर्मनी का एकीकरण या इटली का एकीकरण आपसे पूछ ही लेता है। तो आज जो है आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं थोड़ा सा आज के इस वीडियो में। ठीक है, कह रहा जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माण हो सकती थी। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माण हो सकती थी। आइए देखते हैं पढ़ करके। कह रहा है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य को सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। याद रखिएगा कि हमने पिछले वीडियो में 1830 से लेकर के 1830 से लेकर के 48 तक का पूरा इतिहास हमने पढ़ा था और हमने देखा था किस तरह से जो है वापस जो है 1848 में राष्ट्रवादियों ने दमन किया और दमन के बाद जो है उदारवादियों को या क्रांतिकारियों को हटा करके वापस से सत्ता में आए। पर इन्होंने अपनी पुरानी व्यवस्था को लागू नहीं किया क्योंकि अब ये जानते थे कि ये बार बार क्रांति होंगे और बार बार हमें भागना पड़ेगा, तो क्यों ना हम आकर के कुछ बदलाव करें और फिर से राज करें। ठीक है, तो ये आगे की कहानी उसी क्रम में चलने वाली है। कह रहा कि इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिसमें जर्मनी और इटली एकीकृत होकर के राष्ट्र राज्य बने। जैसा आपने देखा, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़ करके एक निर्वाचित संसद शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास भी किया। हमने देखा ना वहाँ पे 800 लगभग 41 लोग या फिर 31 लोग शायद, ठीक है ना, कल के वीडियो में मैंने देखा था, इतने लोग निर्वाचित हुए थे और सेंट पॉल चर्च में जा करके संसद में उन्होंने बैठे थे वो सारे लोग। लेकिन वापस जो है सेना बुला करके जो राजा थे उन्होंने हटा दिया, दमन किया और इनको भंग कर दिया संसद को। लेकिन एक छोटा सा प्रयास तो उन्होंने किया था राष्ट्र राज्य बनाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे हैं मगर राष्ट्र राज्य निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। यानी कि अब जो है प्रशा जो है ये सोच रहे क्यों ना राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन को हम ही लोग चलाएं। ठीक है ना। इसका जो प्रमुख मंत्री है उसे ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है ना, ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। यानी कि राष्ट्रीयकरण, जर्मनी के जो राष्ट्रीयकरण की बात चलती है वो जर्मनी के राष्ट्रीयकरण में मेन जो योगदान था वो किसका था, ऑटो वॉन बिस्मार्क का था। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली, जिससे नौकरशाही में डीएम वगैरह आ जाते हैं। ठीक है ना। करा कि 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वारसाई में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम जो है प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। याद रखिए, यानी जो है ये ऑटो वॉन बिस्मार्क जो है इस प्रक्रिया का जनक था जर्मनी के एकीकरण के लिए। प्रशा की तरफ से जो है उसने 3 युद्ध लड़े और 1871 में जो है वारसाई में एक समारोह में प्रशा के जो राजा थे कौन थे, विलियम प्रथम को जो है जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है ना, जर्मनी के एकीकरण में ही आपको लिखना है। ठीक है बच्चों। कह रहा कि 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंड थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वायसाय के महल में बेहद ठंड शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में हुई। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि जो प्रशा 1871 में जो प्रशा के राजा या राजकुमार इन सब की बैठक कहाँ पे हुई, तो हॉल ऑफ मिरर्स में हुई। कह रहा कि सभा में प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। ठीक है ना, किसके नेतृत्व में, तो यहाँ पे विलियम प्रथम, याद रखिएगा काइजर विलियम प्रथम जो है इनके नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। कह रहा कि जर्मनी में राष्ट्र राज्य निर्माण की प्रक्रिया में प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया। यानी कि अब रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को हटा करके आधुनिकीकरण किया जा रहा है, न्यायिक, बैंकिंग, मुद्रा, कानूनी मामलों को। ठीक है ना। और यहाँ पे ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है और
प्रशा द्वारा उठाए गए कदम और उनकी कार्यवाहियाँ बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल रहेंगी, ठीक है ना। यानी कि जर्मनी के एकीकरण में जो सबसे मेन हाथ था वो प्रशा का था, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने जर्मनी का एकीकरण देख लिया। अब देखते हैं यहाँ पे इटली के एकीकरण के बारे में। कह रहे जर्मनी की तरह इटली में भी एक राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैसबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। यानी इटली किसके साम्राज्य में बिखरा हुआ था? हैसबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत था, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ये जो है प्रशा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, ये पूरी की तरह से ये प्रशा है, ठीक है ना। प्रशा के बाद जो है इटली की बारी आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रियाई साम्राज्य है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा था। यानी जब 19वीं सदी था, इटली जो है आज का जो आप इटली देख रहे हैं वो इटली नहीं था, वो उस समय इटली नहीं था, बल्कि ये 7 राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है ना। ये 7 राज्यों में बटा हुआ था। और आप देखेंगे जब 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमांट में एक इतालवी घराने का शासन था, केवल एक इटाली घराने का, ठीक है ना। कह रहा उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया हैसबर्ग के अधीन था, ऑस्ट्रिया हैसबर्गों के अधीन था, और मध्य इलाकों पर पोप का शासन था, और दक्षिणी क्षेत्र पर स्पेन के बुर्बो राजवंश के अधीन था। यानी कि आप सोचिए कि जो इटली आज का इटली है, उसके जो बहुत सारे हिस्से अलग अलग राज्यों के अधीन हुआ करते थे उस समय, ठीक है। कह रहा है कि 1830 के दशक में जोसेप्पी मैत्सनी, मैंने आपको पढ़ाया था पहले वीडियो में, जोसेप्स मैत्सनी जिसने यंग यूरोप का गठन किया था, एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग यूरोप नामक एक जो है गुप्त संगठन भी बनाया, और 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की सफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की हिस्सेदारी सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई। याद रखिएगा, जो कि एकमात्र राज्य था जो कि इटली शासक लोग थे, इतावली लोग थे यहाँ पे जो शासन कर लेते सार्डिनिया पिडमांट के ऊपर, ठीक है ना। और यहाँ पे जो शासक थे विक्टर इमैनुएल द्वितीय थे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की भावनाएं उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख काबूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी याद रखिएगा एक मंत्री था काबूर, ठीक है ना, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने का आंदोलन का जो है नेतृत्व करता है। कह रहा है न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला, ठीक है ना। यहाँ पे हाँ ठीक है, न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतावली अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतावली भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था, और फ्रांस से सार्डिनिया पिडमांट की एक चतुर कूटनीति संधि जिसके पीछे काबूर का हाथ था, तो सार्डिनिया पिडमांट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हो गया। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये बोलता तो फ्रेंच था, और फ्रांस की मदद से सार्डिनिया पिडमांट में, देखिए यहाँ सार्डिनिया पिडमांट जो है 1829 में ऑस्ट्रियाई बलों को, यानी जो ऑस्ट्रियाई बल थे जो कि बहुत सारे हिस्सों पे कब्जा करके रखे थे इटली के, वहाँ पे जो है इसने फ्रांस की सहायता से कहीं ना कहीं उन पे विजय प्राप्त कर ली, और नियमित सैनिकों के अलावा जोसेप्स गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया, ठीक है ना। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल। यानी कि जितने भी हिस्से, यानी जो 7 राज्य थे उस समय, ये सभी जो धीरे धीरे जो है अब जीतते जा रहे हैं इतावली भाषी लोग, ठीक है ना। और 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। यानी कि उसमें आपको मैंने बताया विलियम प्रथम थे जर्मनी में, यहाँ पे इमैनुएल द्वितीय हैं, ठीक है ना। 1861 में जो है इटली पूरी तरह से एकीकृत हो जाता है, राष्ट्र राज्य बनता है, और इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊँची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था, और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर इमैनुएल की पत्नी थी। यानी कि याद समझिएगा, उन्होंने भाषा के माध्यम से नहीं बल्कि इमैनुएल विक्टर की पत्नी के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पे जो है समर्थन दिया है गैरिबाल्डी को, ठीक है ना। अब आगे जो है थोड़ा सा देखने की यहाँ पे बात करते हैं, कुछ उस समय ब्रिटेन की क्या क्या दास्तानें थी, ब्रिटेन के बारे में भी जान लेते हैं, ब्रिटेन क्या था।
देखिए कह रहा है कि कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल, ठीक है ना, यहाँ सॉरी, कह रहा है कि कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। कह रहे ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था, ठीक है ना, लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था, ठीक है ना। कह रहा है कि 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र नहीं था, पहले जो है ब्रिटेन जो है एक राष्ट्र नहीं था। ब्रितानी यानी जो ब्रिटेन है, द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान नृजातीय थी। इस सभी जाति समूहों की अपनी जो है इन सभी जाति समूहों की अपनी संस्कृतियाँ, राजनीतिक परंपराएं थी। यानी कि जो आज ब्रिटेन आपको दिख रहा है या उस समय जो ब्रिटेन दिख रहा था वो पहले मतलब एक राष्ट्र राज्य नहीं था, मतलब एक ब्रिटेन राज्य नहीं था, वो ऐसे मतलब अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे वो किस प्रकार से एक ब्रिटेन राज्य बनता है वो चीज़ आज इसमें देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कह रहा है लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी और इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था, जिसको वहाँ की राजधानी घोषित किया गया, ठीक है ना। यानी कि जब वहाँ पे जो है आज के जो आप ब्रिटेन देख रहे हैं, ब्रिटेन भी कई राज्यों में फैला हुआ था, लेकिन जैसे जैसे ताकतवर होते गए लोग और जैसे जैसे ताकतवर होते गए वैसे ही उन्होंने वहाँ पे राजा को हटा दिया, राजा की ताकत को छीन लिया और 1688 में जो है इस प्रकार की संसद यानी संसद का निर्माण करके राष्ट्र राज्य ब्रिटेन बन जाता है, ठीक है ना। क्या इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में, याद रखिएगा जब औरंगजेब मरता है भारत में हमारे, उस समय इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन होता है, ठीक है ना। कह रहा है कि इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया, ठीक है। इसके बाद ब्रिटानी संसद ने आंग्ल सदस्यों पर दबदबा रहा, ठीक है। कह रहा है कि एक ब्रिटानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपना आबादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें ज़बरदस्त, मतलब सुनिए यहाँ पे बात ये चल रही है कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन है स्कॉटलैंड को भी जो है अपने अंदर अपने ब्रिटेन साम्राज्य में लेना चाहा, किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के अंदर लाना चाहा उसको जो है, ठीक है ना, जो एक्ट ऑफ यूनियन था उसके तहत। लेकिन वहाँ के लोग जो है बार बार इस चीज़ों का जो है विरोध कर रहे थे, पर उनको ज़बरदस्ती दबा दिया जा रहा है, ये बात कहने का, ठीक है ना। कह रहा है कि हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गेलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया, ब्रिटेन ने भी, ठीक है ना। याद रखिएगा उन्होंने हमारे ऊपर 200-250 वर्षों तक कब्जा करके रखा, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे। कह रहा है कि आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। अंग्रेज़ों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की, ठीक है। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोहों को निर्ममता से कुचल दिया गया। वोल्फ टोन और उनकी यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। यानी सोचिए किस तरह से ब्रिटेन ने जो है स्कॉटलैंड को और आयरलैंड को अपने अंदर जो है शामिल कर रहा है, ठीक है ना। अब कह रहा है ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रिटानी झंडा और राष्ट्रगान को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में महारत सहयोग के रूप में, यानी कि ब्रिटेन ने जिस प्रकार से हमारे भारत में भी चीज़ों को दबाया और चीज़ों को दबा करके जो है उसने एक पूरा साम्राज्य बनाया। आप सब पढ़ेंगे इसके बाद वाले में, ठीक है। इसके बाद वाले जो चैप्टर है उसमें भारत में राष्ट्रवाद हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है बच्चों। ब्रिटेन ने जो है यही नहीं अपने यहाँ भी जो है वहाँ पे भी जो है उसने कई सारे राज्यों को मिला करके एक ब्रिटेन राष्ट्र बनाया, ठीक है ना। आज चलते हैं आगे। चूँकि यहाँ पे यूरोप में हमने जर्मनी और इटली के बारे में पढ़ा, ब्रिटेन के बारे में पढ़ा, अब कह रहा है राष्ट्र की दृश्य संकल्पना क्या है, ठीक है ना। इस बात पे यहाँ पे हम देख सकते हैं। कह रहा है किसी शासक को
एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे हमने भारत माता कहा, ठीक है ना, हमने भारत माता कहा, ठीक है, तो हमने भारत माता कैसे कहा होगा, ठीक है ना। इस बात को ज़रा सा यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से एक राष्ट्र को चेहरा दिया जाता है। कह रहा 18वीं और 19वीं सदी के कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न का हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे कोई व्यक्ति हो। जैसे आप देखेंगे फ्रांस में देश को एक महिला के रूप में दिखाया जाता है। मैंने आपको इसी चैप्टर में ऊपर जो है फ्रेडरिक सारियो का एक चित्र दिखाया जिसमें मशाल लिए हुए स्वतंत्रता की देवी खड़ी थी, ठीक है ना। कह रहा है कि उस समय राष्ट्रों का नारी भेष प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना, राष्ट्रों को नारी भेष प्रस्तुत किया गया। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप से, अमूर्त का मतलब जो कभी हो ही नहीं, उसकी कल्पना की जाती है, उसे अमूर्त कहते हैं। यानी नारी की छवि राष्ट्र के रूपक बन गई, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब कह रहा है यहाँ पे आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र के विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया गया। इस आदर्श को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर और इंसाफ के तौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप को व्यक्त किया गया जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और तराजू लिए हुए है, जैसे कि हमारे यहाँ भी देखेंगे न्यायालयों में ऐसा ही था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि इसी प्रकार के नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया, जिसे जन राष्ट्र के विचार कर, जैसे हमारे यहाँ भारत माता कहा जाता है वैसे फ्रांस के लोग ने जो है मारियान कहा, ठीक है ना, याद रखिएगा, मारियान कहा उस महिला को, ठीक है, स्वतंत्रता की देवी को, जिसके चिन्ह की स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौक पर लगाई गई ताकि जनता को एकता राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तादाद में स्थापित कर सकें। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इसी तरह जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई, यानी कि जर्मेनिया भी जो है एक महिला बनाया गया, जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। फिर कह रहा है कि आगे देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि चछुष अभिव्यक्तियों में जर्मनी बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती हैं। जर्मेनिया बलूत वृक्षों का मुकुट पहनती हैं क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है, ठीक है बच्चों। आगे देखते चलते हैं हम लोग सारी चीज़ों को। यहाँ पे हम देखना है, यहाँ पे देख रहे हैं ये राष्ट्र को महिला के रूप में किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। जर्मनी में जो राष्ट्र को दिखाया गया जर्मेनिया के द्वारा, भारत में भारत माता के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पे अगला और लास्ट टॉपिक है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। आखिर ये राष्ट्रवाद क्या है, साम्राज्यवाद क्या है, देखना है। कह देखिए 19वीं सदी के अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं था जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवादी सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अनेक साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। हमारे भारत में भी आप देखेंगे फूट डालो और राज करो की नीति लेकर के अंग्रेज आए और कहीं न कहीं उन्होंने राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नताएं थीं। इनमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और उसके बाद जो है हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, मतलब ये सारे जो राज्य हैं लगभग आप देख सकते हैं गंभीर तनाव के क्षेत्र में यहाँ पे झेल रहे थे 1871 के आसपास। कह रहा कि बाल्कन क्षेत्र एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के ठीक है ना, यहाँ देखिएगा कि रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से काफ़ी विस्फोटक हो गई, ठीक है ना। कह रहा है कि 19वीं सदी के ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहा, किंतु इसमें इसे बहुत कम सफलता मिली, ठीक है। कह रहा है एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएँ, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि एक के बाद एक अनेक यूरोपीय राष्ट्रीयताएं
उसके चंगुल से निकल करके स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। यानी कि जो उस समय जो है आप देखेंगे ऑटोमन साम्राज्य था, उसमें से यूरोप की बहुत सारी धीरे धीरे से राज्य निकलते गए और राष्ट्र राज्य बनने लगे। बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार बना दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल कर यह साबित करने का प्रयास किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। यानी कि जैसे कि हम भी मानते हैं कि हम भी क्या थे, पहले स्वतंत्र थे, उसके बाद दिल्ली सल्तनत के लोग आए, मुगल कालीन आए और फिर अंग्रेज आकर के जो है हमें जो है अपना गुलाम बना लिया। ये हम भी कहते आ रहे हैं। तो ऐसा जो है उस समय के लोग भी कहते आ रहे थे कि हम भी आज़ाद थे, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य, हैब्सबर्ग साम्राज्य, इन्होंने जो है आकर के हमारे ऊपर कब्जा किया। ठीक है, कह रहा है कि जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भरी ईर्ष्या करते थे और एक हर जगह राज्य के लिए ज़्यादा इलाके हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थिति और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र बड़ी शक्ति के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौ सैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। अब कह रहा है कि देखिए, चूंकि यहाँ पे बहुत सारी कुछ है नहीं, मैं यहाँ पे पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। कह रहा है जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उससे यह प्रतिस्पर्धा खोल करके सामने आई। रूसी, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। ठीक है ना। और याद रखिएगा, कह रहा है कि इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। यानी कि ये पूरा का पूरा जो परिणाम था वो प्रथम विश्व युद्ध का घोतक बन गया बच्चों। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि थोड़ा सा आगे भी कुछ है। कह रहा साम्राज्यवाद से जुड़े हर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। लेकिन इस बीच विश्व युद्ध के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ साम्राज्यवादी का मतलब ये होता है कि जिसने अपना साम्राज्य बढ़ाया। अंग्रेज जब हमारे यहाँ आए तो पहले बंगाल में थे, बंगाल से धीरे धीरे पूरे भारत पे कब्जा किए। भारत के बाद जो है कह सकते हैं कि म्यांमार, अफगानिस्तान, इन सब पे बहुत बड़ी एरिया को जो है एक छत्र के नीचे लेकर के आए। ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे, वे सभी समूह राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया से उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया, मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना था अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया जाता है। ठीक है बच्चों, इस बात को जो सा आपको याद रखना है। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको ये पूरा का पूरा हिस्ट्री जो है मैंने आपको पढ़ा दिया, और यूरोप में जो राष्ट्रवाद चैप्टर है इसको मैंने आपको पूरा का पूरा ख़त्म किया। एक एक लाइन मैंने एनसीईआरटी की आपको पढ़ाई है। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर जो है हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।